हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन लिविंग चैनल। सो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी डे 5 PM आपको मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स एटीएम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि रिवीजन क्लासेस जो हैं वो हम 44 डेज पे रह चुके हैं हमारे। सो 44 डे पे में हमने कवर करना है कंप्लीट होम साइंस। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड जीमेल। आप कहीं पे भी हमें कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। एवरी एफर्ट ऑफ योर्स इन योर जर्नी इज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ योर ड्रीम्स। हर एक एफर्ट, अगर आप 1% एफर्ट भी अपनी जर्नी में डालते हो, वो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ ले जाएगा। दिस इज द वेबसाइट जिसमें https://beliversjrf.com, तो ये अभी इन प्रोग्रेस है। सो लेट्स बिगिन टुडे विद द विटामिन्स। अगर आपने अभी तक कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए, बिकॉज उसमें बेसिक ऑफ फूड जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर्स को डिस्कस किया था। दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सो आज हम चलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं आपके? दो तरह के, वन इज द विटामिन्स एंड अदर इज द मिनरल्स। सो विटामिन्स कौन से होते हैं? लेट्स सी। हमारे पास चार तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड विटामिन के। राइट। सो विटामिन ए को क्या बोला जाता है? इसको रेटिनोल, इसका नेम क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल किस फूड्स में पाया जाता है? एनिमल फूड्स में पाया जाता है। सबसे पहले बीटा कैरोटीन आया। बीटा कैरोटीन जो है वो प्लांट फूड्स में पाया जाता है। उसका प्रिकर्सर प्रिकर्सर कौन होता है? जो पहले आता है रेटिनोल। रेटिनोल के बाद बीटा कैरोटीन प्लांट्स से हमें मिलता है। विटामिन डी का नेम क्या है? 1,1,2,5 डाईहाइड्रो कोलकेल्सिफेरॉल। ये जो नेम है ये विटामिन डी का है। केमिकल नेम और क्या है जिसके साथ वहां पे क्वेश्चन आ जाता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल जो है वो विटामिन डी का सेकेंड नेम है। एक और क्या याद रखेंगे? जो D2 है, D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल बोलते हैं जो कि हम फूड से लेते हैं। एंड D3 को कोल कैल्सीफेरोल बोलते हैं जो कि हम सनशाइन से लेते हैं। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। धूप में बैठोगे तो विटामिन डी मिलता है, बोन स्ट्रांग होती हैं। ये हर कोई यूजुअली अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलता है। तो ये D3 हमें सूरज की किरणों से मिलता है। राइट। विटामिन ई का नेम क्या है? विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन के को क्या बोला जाता है? 2 मिथाइल 1,1,4 नेफ्थ क्यूनोन, या फिर इसको नेडियोन भी बोला जाता है। आई होप आपको इनके केमिकल नेम्स पता चल गए। लेट्स सी फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के हम फंक्शंस को देखते हैं। जो विटामिन ए है, विटामिन ए किस में काम आता है? आप सबको पता है। आईज के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा विजुअल साइकिल को अच्छा रखने के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ के लिए एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए। एक तो हमारे सेल्स की ग्रो करने के लिए एंड उनके सेल्स की डिफरेंशिएशन करने के लिए। जो सेल्स हैं जब तक ये टूटते रहेंगे और नए नए बनते रहेंगे तब तक हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। राइट। नेक्स्ट और क्या है इसका फंक्शन? इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम भी, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम विटामिन ए करते हैं। और क्या करते हैं? आरबीसी सेल्स में एक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनकी इंटेग्रिटी को, उनको मेंटेन करने का काम भी विटामिन ए करते हैं।
एंड एक और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के फॉर्मेशन का काम भी विटामिन ए करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या कहते हैं, एक तो सबसे पहली बात, मिनरलाइज द बोन्स, बोन्स को मिनरलाइज करने का काम करते हैं, नए बोन्स को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ऑफ द न्यू बोन्स की, क्योंकि बोन्स के लिए तो विटामिन डी माना जाता है, तो नए बोन्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। हमारे कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को बॉडी में मेंटेन करने का काम भी विटामिन डी करते हैं। नाउ कम टू विटामिन ई। अब विटामिन ई के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले पुफास जो है, पुफास क्या है? फैट्स है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो हमारी बॉडी में कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन ई करते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन को प्रोटेक्ट करने का काम भी विटामिन ई करते हैं, राइट? ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमें और ज्यादा हमारी बॉडी में कहीं सेल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो जाए, तो उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी विटामिन ई करते हैं, राइट? एंड हमें बहुत सारी अदर डिजीजेस से बचाने का काम भी विटामिन ई करते हैं। नाउ विटामिन के। अब विटामिन के फंक्शंस क्या है? एक तो ब्लड को क्लोट करना, जो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, कहीं वूंड हो गया, कहीं पे कोई चोट लग गई, जो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, वो विटामिन के की वजह से हो जाता है। एंड सेकेंड इज वूंड को हील करने का काम भी विटामिन के करते हैं। एंड एक और क्या है, प्रिवेंट्स द बोन लॉस, बोन को लॉस होने से भी विटामिन के हमें बचा लेते हैं। आई होप फंक्शन समझ में आ गए, इनके केमिकल नेम्स समझ में आ गए इनके। तो विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, जो कि एनिमल फूड्स में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन जो कि प्लांट फूड्स में पाया जाता है, विटामिन डी का केमिकल नेम 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलकेल्सिफेरॉल, 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, D2 का नेम अर्गोकैल्सिफेरॉल, D3 कोलकेल्सिफेरॉल जो कि सनशाइन से मिलता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल हमें फूड से मिलता है। विटामिन ई का नेम है टोकोफेरॉल, विटामिन के 2 मिथाइल 1,1,4 नेफ्थक्यूनोन या फिर रेनंडियोन बोला जाता है। सो फंक्शंस क्या है विटामिन ई के? एक तो विजुअल साइकिल में काम करता है, ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन को अच्छा रखने में, हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में, आरबीसीज को अच्छा रखने में, एंड बोन्स की फॉर्मेशन में भी विटामिन ए काम करते हैं। विटामिन डी मिनरलाइज करना, नए बोन्स को बनाना, एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को बैलेंस करना। विटामिन ई पुफास को प्रोटेक्ट करना, विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन रेटिनोल्स को प्रोटेक्ट करना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमें डिजीजेस से भी बचाता है। विटामिन के ब्लड को कोगुलेट करना, वुंड को हील करना एंड बोन लॉस से बचाना, ये सारे विटामिन के रोल्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिशिएंसीज पे। सो विटामिन ए की क्या डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की क्या डेफिशिएंसी है, विटामिन ई की क्या डेफिशिएंसी है, विटामिन के की क्या डेफिशिएंसी है। सबसे पहले इसको सीक्वेंस में ही देखना, जैसे मैं लिख रही हूँ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या है? सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होनी शुरू हो जाती है, रात को दिखना बंद हो जाता है, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो। इसको सीक्वेंस में ही देख लेना। कंजक्टिवल जीरोसिस, कंजक्टिवा पे, कंजक्टिवा क्या होता है? जो आई के रेटिना के बाहर व्हाइट पोर्शन होता है ऑफ द आई, उसको कंजक्टिवा बोला जाता है। सो वहां पे छोटा छोटा सा कोई स्पॉट आ जाना इज द कंजक्टिवल जीरोसिस। उसकी वजह से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देन इज द बिटेड स्पॉट। अब वहां पे एक फोमी सी स्पॉट बन गई, क्लाउडी सा स्पॉट बन गया, तो उसको बिटेड स्पॉट बोलते हैं। देन इज द कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस, अब कॉर्निया पे जो रेटिना है वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, अब हमें देखने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। देन इज द कॉर्नियल अल्सर, अब उस पे अल्सर हो गए कॉर्निया के ऊपर, द ब्लैक पार्ट जिसको रेटिना बोलते हैं, राइट?
देन इज द केरेटोमिलेशिया, अब दिखना, ब्लाइंडनेस आ गई, इसको बोलते हैं केरेटोमिलेशिया। वहां पे हमेशा याद रखना, जब भी आपने विटामिन ए का डेफिशिएंसीज को देखा, नाइट ब्लाइंडनेस से शुरू करना, केरेटोमिलेशिया पे खत्म कर देना अपने एलिमिनेशन मेथड के साथ, राइट। विटामिन डी हमें क्या बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसीज बच्चों में कैसे देखने को हमें मिलती है। रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स का मतलब क्या होता है, बॉड लेग्स जैसी हो जाती हैं, ऐसी लेग्स हो जाती हैं बच्चे की, राइट। रेचिटिक रोजरी जो है वो बोन बीड्स जैसी बन जाती हैं, लंग्स के पास बीड्स जैसी बन जाती हैं, राइट, रिब्स पे बीड्स जैसी बन जाती हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चों की ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बोन्स अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। एज वेल एज स्केलेटल डिफॉर्मेशन, स्केलेटल में अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाती स्केलेटल की, तो उसकी वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। डेंटिशन में दांतों में भी प्रॉब्लम आती है, उनमें अच्छे से बोन्स नहीं बन पाते हैं दांतों के बीच में भी। सो ये सारी विटामिन डी के बच्चों में देखने को मिलती है। अडल्ट्स में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज द ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या कहते हैं, ऑस्टियो मतलब कहीं पे भी देख लेते हो ऑस्टियो, वो बताता है बोन्स। ऑस्टियोमलेशिया इज जब बोन्स के में मिनरलाइज नहीं होते तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नाउ कम टू विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से वैसे तो इसकी कभी डेफिशिएंसी होती नहीं है, बट अगर हो जाए तो इसको हो जाती है हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया इज जब धीरे धीरे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, उतने बनते नहीं हैं जितने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। या फिर सीलियक डिजीज का हो जाना विटामिन ई की वजह से, वीट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। नाउ इज द विटामिन के, इसकी वजह से डेफिशिएंसी की हो जाती है ब्लीडिंग होती रहना, ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है तो ब्लीडिंग होती रहेगी। साथ के साथ में एलिवेटेड क्लॉटिंग टाइम बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, बहुत लंबे समय के बाद जाके हमारा जो ब्लड है वो जो है वो हील होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ ये तो थे अभी तक के जितने हमने पढ़े, ये तो थे फैट सोलुबल विटामिन, जिसको कि हम बोलते हैं अडेक। आपने कैसे याद रखना है, अडेक। बस इन चारों के बिना और कोई भी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, रेस्ट ऑफ जितने भी विटामिन रह गए हैं वो सारे आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सो अडेक, राइट। एंड ये जब भी हमारी बॉडी से निकलते हैं तो ये फिसिस के थ्रू बॉडी से, बॉवल्स के थ्रू बॉडी से निकलते हैं। नाउ कम टू द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल कैसे होते हैं, जो कि पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से निकलते हैं। और ये कौन सी, एक तो बी है एक सी है, देखने में तो दो हैं बट ये बहुत सारे हैं, ठीक है। एक बी है एक सी है, लेट्स सी। पहले हम बी को ही कवर करेंगे, सी को बाद में कवर करेंगे, विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेम देख लेते हैं, बी वन विटामिन को थायामाइन बोला जाता है। बी2 को रिबोफ्लेविन बोला जाता है, इनके केमिकल नेम्स हैं ये। बी3 को नायासिन बोला जाता है या फिर निकोटीनिक एसिड बोला जाता है। बी5, बी4 नहीं होता है, बी5 को पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। बी6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। बी7 को बायोटिन बोला जाता है। बी8 नहीं होता है, बी9 इज अ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बी12, बी12 को साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। आई होप इनके नेम्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, थायामाइन, रिबोफ्लेविन, नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन। 4 नहीं होता, 8 नहीं होता, 10 एंड 11 नहीं होते हैं, राइट। अब एक एक करके सबके समझते हैं, इन सबके फंक्शंस क्या हैं और डेफिशिएंसीज हमें क्या देखने को मिलती हैं। सो बी1, इसको केमिकल नेम दिया जाता है इसका
थायामाइन, राइट। इसका काम क्या है? इसका ये कोफैक्टर का काम करता है। कोफैक्टर का मतलब क्या है? एक जो पहले ही एंजाइम है उसके साथ मिलके, कहीं पे भी को देख के उसका मतलब होता है हेल्प करना। कोई पहले से कोई फैक्टर है उसके साथ हेल्प करता है थायामाइन, राइट। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं या फैट्स को खा लेते हैं, वो बाद में अपने स्मॉलर यूनिट में ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनसे जो एनर्जी मिलनी है वो थायामाइन की वजह से मिलनी है, राइट। इसकी डेफिशिएंसी हमें क्या देखने को मिलती है? इसकी डेफिशिएंसी हमें मिलती है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी में टेकिकार्डिया का हो जाना, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट का इंक्रीज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी, अपैथी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होनी, तो ये सारा कुछ हमें वीकनेस, अपैथी, ये सब हम बोल चुके हैं बेरी-बेरी में देखने को। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगनी, तो ये सारे हमें बेरी-बेरी में देखने को सिम्पटम्स मिलते हैं, राइट। बी टू, बी टू इज रिबोफ्लेविन। ये जितना हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इतना भी आप कवर कर जाओगे तो आपके जेआरएफ डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे, राइट। सो रिबोफ्लेविन क्या करता है? अब रिबोफ्लेविन प्रोटीन्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स देने का काम करता है रिबोफ्लेविन। सो रिबोफ्लेविन के फंक्शंस क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। एंड हमारे इम्यून सिस्टम को, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं रिबोफ्लेविन, इसको लेना, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन के लिए, एक प्रोटेक्टिव रोल का प्ले करते हैं, ठीक है। स्किन के लिए, हेयर के लिए, इन सब के लिए प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार क्वेश्चन आता है। एंगुलर स्टोमेटिटिस हमेशा रिबोफ्लेविन माउथ एरिया के पास ही देखने को मिलेगा, माउथ एरिया के पास देखने को मिलेगा। एंगुलर स्टोमेटिटिस एंगल्स ऑफ द लिप्स के एंगल्स पे का फट जाना इज द एंगुलर स्टोमेटिटिस। चिलोसिस, चिलोसिस जो है लिप्स के ऊपर अल्सर्स आ जाने, राइट। ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस टंग के ऊपर रेडनेस आ जाने। सेबोरिया, जो सेबोरिया है, सेबोरिया जो हेड है, हेड के ऊपर रेडनेस आ जाने। तो ये सारे कुछ डेफिशिएंसीज हमें बी टू की वजह से देखने को मिलती है। नाउ कम टू द बी थ्री। बी थ्री को बोलते हैं नायासिन और द निकोटिनिक एसिड, राइट। सो इसका फंक्शन भी क्या है? हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव रोल निभाना। कहाँ पे? स्किन को, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को, नर्वस सिस्टम को, इन सबको बचाने का काम भी ये करती है नायासिन। तो इसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं? कैसे याद रखेंगे? 3D के साथ याद रखेंगे। 3D क्या है? डर्माटिटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। कहीं पे भी पीछे आईएस देख लेते हो, उसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन, राइट। सो डर्माटिटिस स्किन से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन की वजह से, तो उसको 3D। डर्माटिटिस स्किन की प्रॉब्लम हो जानी, डिमेंशिया मेंटल प्रॉब्लम्स आ जानी, डायरिया स्टमक की प्रॉब्लम्स को देखने को मिलता है अगर नायासिन की डेफिशिएंसी आ जाए तो, राइट। एज वेल एज इसमें पेलग्रा देखने को मिलती है। पेलग्रा क्या है? पेलग्रा छोटे छोटे पैचेस आ जाने, नेकलेस जैसा बन जाना, कैसल नेकलेस भी उसको बोल देते हैं। कैसल नेकलेस का बन जाना, नेकलेस जैसा बन जाना, और वहां पे पैच, ब्लैक कलर का पैच आ जाना, स्किन से बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं, राइट। नाउ कम टू B9। जो इम्पोर्टेंट है पहले वो देखते हैं, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ बचेंगे उनको देख लेंगे। फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड किसको दिया जाता है? प्रेग्नेंट वीमेन को दिया जाता है फॉलिक एसिड को, राइट। एंड ये आरबीसीज को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारे सेल्स को ग्रो करने में और ज्यादा आरबीसी सेल्स को बनाने में जो फॉलिक एसिड है वो काम आते हैं। एंड प्रेग्नेंट वीमेन को उसके बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो उसको दिए जाते हैं फॉलिक एसिड के टैबलेट्स, राइट। इसकी डेफिशिएंसी क्या देखने को आपको मिलेगी? डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हाइपरक्रोमेटिक
माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोला जाता है। मेगालोब्लास्टिकीज एकदम से जो रेड ब्लड सेल्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाने। हाइपरक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, छोटे छोटे जो सेल्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाना, राइट। एज वेल एज एक और इसकी डेफिशिएंसी है, दैट इज द स्पिना बिफिडा। स्पिना बिफिडा देखा होगा आपने कभी कभी। एक जो बेबी है, बेबी की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें थोड़ा सा इस तरह से बाउंस आ जाना इज द स्पिना बिफिडा। Now come to the B12 cyanocobalamin। जो B12 है वो सिर्फ एनिमल फूड्स में हमें पाया जाता है। ये भी हमारे आरबीसी सेल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। B12 डब्ल्यूबीसी सेल्स को, प्लेटलेट्स को, इन सबको मेंटेन करने का काम भी हमारे साइनोकोबालामाइन करते हैं, राइट। एज वेल एज हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? डीएनए एंड आरएनए की फॉर्मेशन करनी भी साइनोकोबालामाइन करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिले तो वो डेफिशिएंसी क्या है? परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या है? बहुत ही लाइट हो जाते हैं जो ब्लड सेल्स है, वो लाइटन होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, उसको परनीशियस एनीमिया बोलते हैं, राइट। नाउ कम टू B5। B5 इज योर पेंटोथेनिक एसिड। अब पेंटोथेनिक एसिड किसके लिए काम आते हैं? एक तो हॉर्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन करने के लिए। इसके फंक्शंस क्या हैं? एक तो हॉर्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं। अनदर इज न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज करने का काम भी B5 करते हैं, राइट। नर्व सेल्स सो दैट कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए भी पेंटोथेनिक एसिड काम करते हैं। इसकी वजह से डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? पेरेस्थेशिया। पेरेस्थेशिया इज नंबलिंग एंड टिंगलिंग जैसी, ऐसे लगना जैसे कोई सुई चुभा रहा है। नंबलिंग फील होना, टिंगलिंग फील होना, राइट। नेक्स्ट इज विटामिन B6। अब B6 क्या करता है? B6 का नेम है पायरिटॉक्सिन, एंड ये एक तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करना। अमीनो एसिड्स क्या है अब आपको पता है, अगर नहीं पता तो पहली वीडियो देख के आओ। प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करना, एंड एज वेल एज हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी पायरिडॉक्सिन्स करते हैं, राइट। सो इसकी डेफिशिएंसी क्या देखने को मिलती है? स्किन का रैश हो जाना, स्किन के ऊपर रैशेज आ जाने बहुत सारे, नर्व का डैमेज हो जाना, या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, माइंड में मेंटली इम्पेयरमेंट आ जाना, राइट। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड, मेंटली, राइट। नाउ कम टू लास्ट विटामिन, दैट इज द B7 बायोटिन। सो ये स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है, एज वेल एज हेयर्स को हेल्दी रखने का काम करता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज द एविडिन, जो कि एग में भी पाया जाता है, अगर आपको पता हो तो। अगर नहीं पता तो कल की वीडियो देख लो। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या क्या इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, लिथार्जी फील होता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, हेयर लॉस होना, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाने, ये सारे हमें कुछ डेफिशिएंसीज देखने को विटामिन B7 की वजह से देखने को मिलती हैं, राइट। आई होप सारे विटामिन क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक एलिमेंट्स हैं, एक कंपाउंड है जो कि हमें हम कंज्यूम करते हैं, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। हम मिनरल्स को भी दो पार्ट्स में कंज्यूम करते हैं। एक होते हैं मेजर मिनरल्स, ज्यादा अमाउंट में हम मिनरल्स को खाते हैं। एक होते हैं माइनर मिनरल्स, कम अमाउंट में हम मिनरल्स को खाते हैं। सो मेजर मिनरल्स जो है वो 100 mg से हम ऊपर जब खाते हैं तो उसको मेजर मिनरल्स बोलते हैं। जब 100 mg से नीचे वाले मिनरल्स खाते हैं तो उनको माइनर मिनरल्स बोलते हैं। सो मेजर मिनरल्स हमारे पास कौन से होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस।
ये हमारे कुछ मेजर मिनरल्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। कुछ हमारे माइनर मिनरल्स होते हैं। माइनर मिनरल्स आर कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, राइट। सो ये हमारे कुछ माइनर मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं, यहाँ पे आयोडीन आएगा। आयोडीन, सेलेनियम एंड जिंक, ये हम कुछ माइनर मिनरल्स लेते हैं, ये कुछ हम मेजर मिनरल्स में लेते हैं, राइट। नाउ कम टू कैल्शियम। अब इसको भी एक एक करके सबको समझते हैं। अब कैल्शियम क्या है? कैल्शियम बेसिकली आप सबने सुना होगा, कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखने का काम करते हैं। तो इसका काम क्या है? ये बोन को मिनरलाइज करने का काम करते हैं, इसीलिए हमें कैल्शियम बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए चाहिए होता है। ये बोन लॉस नहीं होने देते हैं जो कैल्शियम से, राइट। अगर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है तो कैसे, हमने कोई कैल्शियम खा लिया, उसके एब्जॉर्प्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे? कैसे करेंगे? पीटीएच के साथ इंक्रीज करेंगे। पीटीएच इज द पैराथायराइड हार्मोन, इसके बारे में बाद में बात डिस्कस करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर। सो पीटीएच लेवल अगर इंक्रीज होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। अगर लैक्टोज कंज्यूम करते हो, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, अगर हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो कैल्शियम भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। अगर एक वीमेन है, प्रेग्नेंट है या फिर लेक्टेटिंग वीमेन है, lactating is the breastfeeding mother, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, आइदर प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो इसके साथ हमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा मिलती है। नाउ अब कैल्शियम अगर अब डिक्रीज किसकी वजह से हो जाते हैं? एजिंग की वजह से। एज बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो पीटीएच थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली हमारी बॉडी में। फाइटेट्स, ऑक्जेलेट्स, चिलेट्स, ये कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, राइट। जैसे कि स्पिनच, ब्राउन राइस, या फिर ऐसा कुछ जो है सीसम सीड्स, ऐसा जब भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, राइट। अगर पीएच लेवल बहुत हाई हो जाए बॉडी का तो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, राइट। नाउ कम टू पीटीएच लेवल। पीएच इज जो आपका एसिड और बेस लेवल है। नाउ कम टू पीटीएच हॉर्मोन्स। अब ये क्या है? पैराथायराइड हॉर्मोन्स क्या हैं? इनका रोल कहाँ पे है? एक तो इनका रोल है हमारी बॉडी में बोन्स, कैल्शियम को बोन्स में रिलीज करने का काम पीटीएच हॉर्मोन्स करते हैं। पीटीएच हॉर्मोन्स विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। कहाँ पे एक्टिवेट करेंगे? किडनी में एक्टिवेट करेंगे। जो पीटीएच हॉर्मोन्स हैं वो कैल्शियम को गट में, गट क्या है आपके इंटेस्टाइन में, एब्सॉर्ब करने का काम भी पीटीएच हॉर्मोन्स करते हैं, राइट। अब फंक्शंस क्या है ऑफ कैल्शियम? सबसे पहला फंक्शन क्या है? मिनरलाइज करना। किसको मिनरलाइज करना? बोन्स को मिनरलाइज करना, राइट। ब्लड को क्लोट करने का काम ये करते हैं। नर्व कंडक्शन का काम, मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम कैल्शियम करते हैं। एंजाइम्स, जो बॉडी में एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी कैल्शियम करते हैं। एज वेल एज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन में ऑक्सीडाइज करना मेम्ब्रेन्स को भी, उसका काम भी कैल्शियम करते हैं। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की तो सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने बताया ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बॉन्स। बॉन्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। टिटेनी देखने को मिलेगी। टिटेनी मतलब कभी कभी हैंड, जो बॉन्स है हैंड के, वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो वो थोड़े से इस तरह से लूज हो जाते हैं जो हैंड्स है, राइट। एज वेल एज लो पीटीएच लेवल, पीटीएच लेवल कम हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे। आई होप कैल्शियम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू फॉस्फोरस।
और फास्फोरस क्या, कैल्शियम और फास्फोरस तो एक साथ ही चलते हैं हमेशा। और फास्फोरस भी क्या करता है, बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन करने में, उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाने का काम भी फास्फोरस करता है। पीएच को बैलेंस करने का काम फास्फोरस करता है। हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर को बनाने का काम फास्फोरस करता है। स्ट्रक्चर नहीं पता तो कल की वीडियो देख के आओ। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए को बनाने का काम भी फास्फोरस करता है। एज वेल एज सेल्स को बनाने का काम भी फास्फोरस करता है। एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन का काम भी फास्फोरस करता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानना है तो कल की वीडियो में एटीपी मॉलिक्यूल्स को भी हमने डिस्कस किया है। एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने का काम भी फास्फोरस करता है। डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, हमें डेफिशिएंसी क्या देखने को मिलती है फास्फोरस की वजह से, हाइपोफॉस्फेटेमिया। अब कम हो गया तो उसकी वजह से फास्फोरस का क्या बन गया, फॉस्फेटेमिया। हाइपो मतलब लो, लो फास्फोरस होना, मसल्स का वीक होना, बोन्स में पेन होना, तो ये सब हमें देखने को मिलता है फास्फोरस की वजह से। नाउ कम टू मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हमें फूड एंड बेवरेजेस से मिलता है। सो मैग्नीशियम एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, राइट। साथ ही साथ में सेल्स को स्टेबिलाईज करने का काम भी मैग्नीशियम करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की तो हाइपोमैग्नीसीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इजी था। नेक्स्ट, अब सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करते हैं, राइट। पीएच को, वाटर बैलेंस रहेगा तो पीएच बैलेंस रहेगा, ग्रोथ नॉर्मल होएगी बॉडी की। एंड ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स को के ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल निभाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी क्या डेफिशिएंसी है, हाइपोनेट्रेमिया, नेट्रेमिया, एन ए लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, राइट। हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम लिखा हुआ है, के से पोटेशियम लिखा हुआ है। बढ़ गई तो हाइपर आएगा, कम हो गई तो हाइपो आएगा। कोई भी चीज कम भी बुरी है और ज्यादा भी बुरी है, राइट। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। नाउ कम टू द माइक्रो मिनरल्स। अब तक का हम ये लास्ट टॉपिक है बेस समझने के लिए फूड का। इसके बाद आपके सारे कंसेप्ट इजी हो जाएंगे जब आपने ये बेस समझ लिया, राइट। सो ये हमें 100 mg से कम चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयरन। आयरन की जब भी डेफिशिएंसी हो जाए ना, ब्लड लेवल कम होने शुरू हो जाता है, एनीमिया बोलते हैं उसको। जब भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो, राइट। सो आयरन हमें दो तरह से मिलता है, हेम आयरन भी मिलता है, नॉन हेम आयरन भी मिलता है। जो हेम आयरन है, हेम आयरन हमें एनिमल फूड से मिलता है, जिसमें ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नॉन हेम आयरन हमें प्लांट्स से, फूड से मिलता है, राइट। ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इम्यून रिस्पॉन्स को इंपेयर कर देगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। एज वेल एज साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। हाथ और माइंड का एक साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और मेंटल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आयरन को एब्सॉर्ब क्या क्या कर सकती हैं, कौन सी चीजें एब्सॉर्ब करती हैं और कौन सी चीजें इनहिबिट करती हैं आयरन को, ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। सो विटामिन सी हो गया, वो आयरन को हमेशा एब्सॉर्ब करेगी। गैस्ट्रिक एसिडिटी, अगर स्टमक में एसिडिटी है तो वो आयरन को एब्सॉर्ब करेगी। लैक्टिक एसिड, अगर मिल्क कंज्यूम करते हो तो वो आयरन को एब्सॉर्ब करेगी। टार्ट्रिक एसिड,
की वजह से, या फिर एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं तो ये सारे आयरन को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। अब इनहिबिट क्या करते हैं? फाइटेट्स अगेन, फाइबर्स, टेनिन्स हमें चाय में मिलती है, पॉलीफिनॉल्स, ऑक्जेलेट्स, स्पाइसी फूड कोई भी लेते हो, एज वेल एज एंटासिड्स। एंटासिड क्या है? इनो इज एन एंटासिड जो एसिड को खत्म करता है, क्योंकि एसिडिटी तो एब्सॉर्ब कर रही है आयरन को, इसीलिए। राइट, नाउ कम टू जिंक। अब जिंक क्या है? जिंक जो है वो स्केलेटल को फॉर्म करने का काम करता है। राइट, सो इसके फंक्शंस क्या है? जीन्स एक्सप्रेशन को अच्छा करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी करनी, इम्यून सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, डीएनए को सिंथेसाइज करना, वुंड को हील करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज द टेस्ट। टेस्ट में जिंक चाहिए होता है। अगर किसी को डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको डिसगीजिया हो जाता है। डिसगीजिया का मतलब क्या होता है? टेस्ट में टेस्ट नहीं आ पाता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट खत्म हो जाती है, तो डिसगीजिया की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू जिंक की वजह से। राइट, नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन। अब आयोडीन किस में पाया जाता है? सोइल में पाया जाता है, आजकल सोल्ट में भी पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, ये शायद आप सबको पता ही होगा। आयोडीन की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। सो आयोडीन जो है वो हमारा जो गोइट्रोजन्स होते हैं, गोइट्रोजन्स जो भी प्लांट्स में गोइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं वो कभी भी आयोडीन को हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं। राइट, आयोडीन करते क्या क्या है, इनके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन क्या है? थायराइड हार्मोन्स को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थायराइड हार्मोन्स टी थ्री को बोलते हैं ट्राई, देखो ट्राई लिखा है, आयोडो थायरोनिन इज टी थ्री। टी4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है। थायराइड हार्मोन्स के लिए उसको बिल्डअप करने के लिए हमें आयोडीन की नीड होती है। टी4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है। और क्या क्या इसके फंक्शंस है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। न्यूरोनल सेल ग्रोथ, न्यूरोनल सेल ग्रोथ में काम आते हैं, एज वेल एज टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। राइट, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर थायराइड की डेफिशिएंसी हो गई तो गोइटर देखने को मिलता है। गोइटर, हमारे जो थायराइड है वो बेसिकली नेक एरिया के पास प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो गोइटर की प्रॉब्लम भी हमें नेक एरिया के पास देखने को मिलती है। जो थायराइड ग्लैंड्स है वो बड़े हो जाना इज इक्वल टू गोइटर। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म में बच्चों में मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है। एज वेल एज हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड बहुत कम हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा, इजी हो गया। नाउ कम टू सेलेनियम। अब सेलेनियम के कौन से फूड्स में पाया जाता है? सी फूड्स में पाया जाता है। फिश हो गया, सी फिश हो गई, तो फिश फूड्स में, सी फूड्स में देखने को मिलता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो सेलेनियम है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी हो जाती है? केशन डिजीज हो जाती है। केशन डिजीज क्या करती है? कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट का एकदम से अटैक आ जाना, तो उसको केशन डिजीज बोलते हैं। कैशिन बेक डिजीज, कैशिन बेक डिजीज बच्चों में ग्रोथ को अफेक्ट करती है, उसको कैशिन बेक डिजीज बोलते हैं। सिलेनियम को एनहेंस क्या क्या करते हैं? विटामिन ए एनहेंस करते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, एज वेल एज ग्लूटाथायोन, ये सारे जो हैं ये सेलेनियम्स को एनहेंस करते हैं। लास्ट देखते हैं फ्लोरीन।
अब फ्लोरीन किस में पाया जाता है? टूथपेस्ट में आपके फ्लोरीन पाया जाता है। तो ये डेंटल कैरीज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे बोन्स, जो डेंटल की बोन्स होती हैं, उनको फॉर्म करने का काम फ्लोरीन करते हैं, राइट? उसमें डिपॉजिट होने का काम, बोन्स को पे, टीथ पे डिपॉजिट होने का काम फ्लोरीन करते हैं। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए फ्लोरीन, तो क्या होता है? डेंटल फ्लोरोसिस हो जाती है, मॉटलिंग, ब्राउनिंग हो जाना टीथ का बहुत ज्यादा, तो उसको डेंटल फ्लोरोसिस बोल देते हैं। या फिर काइफोसिस। काइफोसिस ये हमारे कर्वेचर ऑफ स्पाइन को एबनॉर्मल कर देता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आके हमारे सारे मिनरल्स एंड विटामिन खत्म होते हैं। एक विटामिन रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सी, जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, राइट? सो इसका नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। हमने बी तो पहले डिस्कस कर लिया है, सी रह गया बीच में से। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट है, अगेन इट्स आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट? और क्या करता है? हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है, जैसे कि वेसोप्रोसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, जो हमारे ब्रेन के पास जो हॉर्मोन्स होते हैं, उनको सिंथेसाइज करने का काम एस्कॉर्बिक एसिड करता है। एज वेल एज नॉन हिम आयरन, जो हमारे प्लांट से आयरन मिलता है, उसको एब्सॉर्ब करने का काम भी विटामिन सी करता है। कोलाजन को इंटरसेलुलर बॉन्ड एंड इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर बॉन्ड्स में जो सीमेंट फॉर्मेशन, जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमारे बनाते हैं, वो विटामिन सी की वजह से भी बनते हैं। नए बोन्स को फॉर्म करने का काम भी विटामिन सी करते हैं। एज वेल एज वुंड को हील करने का काम भी विटामिन सी करते हैं, राइट? डेफिशिएंसी देख लेते हैं इसकी, विटामिन सी की। सबसे बड़ी एक डेफिशिएंसी है, दैट इज द स्कर्वी। जो स्कर्वी है, उसकी वजह से ब्लीडिंग ऑफ द गम्स या बोन्स का वीक हो जाना, या फिर फिटीगनेस आनी, एनोरेक्सिया होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है ड्यू टू स्कर्वी। पेटेकियल हेमरेज, एकदम से कहीं ना कहीं नील पड़ जाना, उसको बोलते हैं पेटेकियल हेमरेज। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस इज केराटिन, बहुत ज्यादा फॉलिकल्स जो हैं, हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा केराटिन का डिपॉजिट हो जाना। गिंगिवाइटल चेंजेस। गिंगिवाइटल चेंजेस आर ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड द टीथ में ब्लीडिंग आनी इज द गिंगिवाइटल चेंजेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। हमने सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, उतना हमने कवर कर लिया है, राइट? सो दो वीडियोस में ही आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा फूड का। नाउ कम टू फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसको भी क्विकली कवर करेंगे, ठीक है? फूड प्रिजर्वेटिव्स। सो फूड प्रिजर्वेटिव्स को देखते हैं। हमारे पास कुछ हमारे घर में ही हर्ब्स होते हैं, घर पे ही कुछ हमारे जो मसाले हम बोलते हैं, वो प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं। बट हम यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स को डिस्कस करेंगे, राइट? सो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ये प्रिजर्वेटिव है। ये किस में पाया जाता है? ये मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, राइट? नाइसिन डायरी प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स में, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, डायरी एंड मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है नाइसिन। बेंजोइक एसिड एसिड फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि जूसेस में, पिकल्स में, एसिड फूड्स में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। सॉर्बिक एसिड चीज प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाइन्स में पाया जाता है। प्रोपियोनिक एसिड ब्रेड में, स्विस चीज में,
मेनली पाया जाता है। एसिटेट्स, चटनी में एसिटेट्स पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक फूड प्रिजर्वेटिव्स क्लियर हो गए होंगे। बस इसे स्लाइड को कवर कर लोगे तो आप क्वेश्चन वहां पे डील कर लोगे फूड प्रिजर्वेटिव्स का। नाउ लेट्स से फूड पिगमेंट्स। अब कल भी हमने फूड पिगमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ा था, येलो कलर एग का क्यों होता है, ड्यू टू दिस पिगमेंट्स, राइट। तो फूड पिगमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, कुछ होते हैं वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स, राइट। सो जो वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं कैरोटीन्स एंड xanthophyls। जो कैरोटीन्स होते हैं, इजी वे में समझेंगे, जो कैरोटीन्स होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो xanthophyls होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दोनों ही येलो कलर देते हैं, राइट। इतना समझ में आया, ये दोनों ही येलो कलर देते हैं। सो हमारे पास जो कैरोटीन्स हैं, कैरोटीन्स फर्दर बीटा कैरोटीन्स एंड लाइकोपिन में पाए जाते हैं। जो लाइकोपिन है वो टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो के बीच में लाइकोपिन होता है, ये हमेशा याद रखना। एक ऐसा पिगमेंट जो टोमेटो के बीच में पाया जाता है वो लाइकोपिन होता है। जो बीटा कैरोटीन है वो रेड ऑरेंज कलर का हो सकता है, राइट। सो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। जो बीटा कैरोटीन है ये हमारी स्किन को, इम्यून सिस्टम को, आई हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। किस किस फूड में पाया जाता है, पंपकिन में, कैरेट में, स्वीट पोटैटोज में पाया जाता है। आई होप यहाँ तक वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स आपको समझ में आते होंगे। वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी। नाउ कम टू द वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल कैसे होते हैं, एंथोसाइनिन एंड बिटालिन्स। अब ये दो तरह के होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। वाटर सॉल्युबल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंथोसाइनिन, अनदर इज बिटालिन्स। जो एंथोसाइनिन है वो रेड ब्लू पिगमेंट पाया जाता है, राइट। सो ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बेरीज में, चेरीज में बेसिकली ये एंथोसाइनिन पाया जाता है। बिटालिन्स, जो बिटालिन्स है वो रेड वायलेट कलर का अगर हो गया तो उसको बीटा साइनिन बोलते हैं। अगर येलो कलर का है तो उसको बीटा xanthine बोला जाता है, राइट। सो बिटालिस जो हैं वो रेड एंड येलो बीट रूट्स में भी पाए जाते हैं, ये बीट रूट्स में पाए जाते हैं जो बिटालिस है। बस पिगमेंट्स का इतना ही कवर कर लोगे, इतना ही आपके लिए इनफ है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को डील करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, इसी तरह से हम याद रखेंगे। ए को बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री, ये सब आपने पहले पढ़ लिया। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिकल। बी को बोलते हैं बायोकेमिकल, सी को बोलते हैं क्लिनिकल एंड डी को बोलते हैं डाइटरी, राइट। सो एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब क्या है, एक ह्यूमन मेजरमेंट करना। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन की मेजरमेंट करनी इज द एंथ्रोपोमेट्री। तो इसमें क्या क्या चेक करते हैं, अगर किसी का भी न्यूट्रिशन को चेक करना है तो बॉडी वेट चेक करेंगे, उस पर्सन का बॉडी वेट कैसा है, उस पर्सन की हाइट कैसी है। हाइट, अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, इन्फेंट बहुत छोटा बेबी जो अभी वॉक भी नहीं कर सकता, तो उसको इन्फेंटोमीटर के साथ चेक करते हैं हाइट को, राइट। मुएक, मुएक इज द मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। कल हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन की थी। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को चेक किया जाएगा, एज वेल एज हेड सर्कमफ्रेंस, सिर के सर्कमफ्रेंस को चेक किया जाएगा। आपको पता है
पहले साल में बच्चे का जो हेड का साइज है वो बहुत बड़ा होता है उसकी बॉडी से। धीरे धीरे वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द बायोकेमिकल। अब बायोकेमिकल में क्या क्या आएगा? प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन। एल्बुमिन अगर कम हो गया बॉडी में, कल हमने प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन के ऊपर बहुत डीपली किया था डिस्कस। एल्बुमिन अगर कम हो गया तो डेफिशिएंसी है प्रोटीन्स की, राइट। नेक्स्ट इज आयरन। अगर आयरन कम हो गया बॉडी में तो डेफिशिएंसी है हमारे पास आयरन की। तो एक नॉर्मल फीमेल है, उसको कितना आयरन चाहिए होता है? 12 से 15 का आयरन चाहिए। एक मेन है नॉर्मल, उसको 13 टू 17। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है एंड द लैक्टेटिंग वीमेन है, प्रेग्नेंट को 11 चाहिए होता है, लैक्टेटिंग वीमेन को 12 आयरन चाहिए होता है। थर्ड इज द आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन कम हो गया, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। नॉर्मल जो आयोडीन होना चाहिए वो 100 टू 200 के बीच में होना चाहिए, राइट। नाउ कम टू क्लिनिकल। अब क्लिनिकल भी हम ऑलरेडी आज के ही टॉपिक में डिस्कस कर हटे हैं, वही सब कुछ है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की वजह से अगर क्लिनिकल हम डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लिनिकली प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। उसके लिए आपको कल की वीडियो चेक करनी पड़ेगी। विटामिन ए चेक कर सकते हैं, विटामिन B2, B1, B3, विटामिन सी, आयरन, इन सबको हम चेक कर सकते हैं क्लिनिकली अगर हमने चेक करना है किसी में न्यूट्रिशन असेसमेंट कैसा है। नाउ कम टू डाइटरी। डाइटरी जो है वो दो तरह से है। कुछ तो हमारे पास मेथड्स हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जो प्रोस्पेक्टिव मेथड्स हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे गए, पीछे जाके हमने देखा हमारी डाइट कैसी थी। प्रोस्पेक्टिव मतलब हमने पहले ही फ्यूचर में सोच लिया और उस अकॉर्डिंगली हमने क्रिएट कर लिया अपनी डाइट को। सो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स कौन से हैं? 24 आवर रिकॉल मेथड। हमने 24 घंटे में जो खाया था उसको सोचा और फिर लिख दिया। 24 आवर में रिकॉल किया, पर बीच में हो सकता है कभी कभी आप भूल भी जाओ आपने ये भी खाया था, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड इज द फूड रिकॉर्ड। हम फूड रिकॉर्ड रख रहे हैं या डायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही खा रहे हैं तो जो हमने पहले खाया उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड इज द डाइट हिस्ट्री। डाइट हिस्ट्री को बर्क्स मेथड भी बोलते हैं। सो डाइट हिस्ट्री क्या है? हमने पहले जो खाया था उसको देखा तो उसको डाइट हिस्ट्री बोलते हैं। अब प्रोस्पेक्टिव आगे का मेथड क्या है? आगे हमने करना है, पहले ही हमने सोच के वे करके खा लिया, उसको बोलते हैं वेमेंट मेथड। FFQ इज द फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर। हमने पहले क्वेश्चनियर फिल करवाया एवरेज निकालने के लिए कि हमारे जो ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट करती है। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर को भरवाती है। एवरेज कितनी नीड है लोगों को, कैल्शियम की नीड है, आयरन की नीड है, उसको देखा जाता है डाइट में। अब और क्या ऐड ऑन किया जाए उसको देखा जाता है। फूड बेस्ड बैलेंस्ड सिस्टम। फूड बैलेंस्ड सिस्टम मीन्स फूड को बैलेंस करने के लिए पहले से ही सोचा जाता है कि ये खाया जाएगा या ये खाया जाएगा, तो उसको फूड बैलेंस्ड सिस्टम बोला जाता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने हाफ ऑफ द कंप्लीटली एक तरह का फूड को कवर कर लिया है। ओनली हमारा 1 से 2 टॉपिक्स फूड के बच गए हैं जो हम कल की क्लास में डिस्कस करके इन 3 आवर्स में हम मेनली फूड को कंप्लीट फूड को कवर कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके पास कल के क्लास का भी लिंक है, उसको भी देख लेना, आज की क्लास को भी देख लेना अच्छे से। एंड 3 आवर्स में आप अपने फूड की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।